स्वागत है आप सभी का जीवन ज्योति रूरल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। कक्षा 10 और आज इकाई जो चलेगा हमारा जैव प्रक्रम में हमें पढ़ना है सजीव। और सजीव के अंतर्गत है पौधों एवं जंतुओं में पोषण। पौधों एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सजीव कौन सी वस्तुएं हैं और निर्जीव कौन सी वस्तुएं हैं। तो सजीव वस्तुएं जो होती हैं उनका अपना एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है, कुछ विशेष प्रकार के संकेत देते हैं जिसकी सहायता से हम पहचान कर सकते हैं कि सामने वाली वस्तु निर्जीव है या सजीव है। कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव की पहचान करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि जैसे पत्थर एक तरह से क्या है, ये निर्जीव है, और एक पौधा, स्वस्थ पौधा, हरा पौधा हो तो ये सजीव के अंतर्गत आता है। दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे पत्थर अगर 1 किलो का पत्थर है तो उसको 10 साल तक चाहे रखे रहें तो उसके लंबाई चौड़ाई वजन में कोई वृद्धि नहीं होती। लेकिन एक छोटा सा नन्हा सा पौधा अगर अंकुरित होता है कहीं पर, एक नन्हा सा छोटा सा पौधा कहीं लगा दिया जाए तो 10 साल में अगर देखा जाए तो उसके लंबाई चौड़ाई, आकार और वजन में जो होती है वो लगातार वृद्धि दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य भी क्या एक छोटा सा शिशु होता है और धीरे धीरे क्या करता है, वो वृद्धि करता है, वृद्धि करके एक वयस्क और फिर वृद्ध व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव में डिफरेंस यही है मूलभूत कि पहला कि निर्जीव में कोई वृद्धि नहीं होती, निर्जीव में कोई वृद्धि नहीं होती। मेज को जिस आकार में बना दिया गया उसी आकार में रहेगा, न तो उसकी लंबाई चौड़ाई किसी तरह की कोई वृद्धि नहीं होता है क्योंकि वो निर्जीव है। और सजीव में क्या होता है, वृद्धि पाई जाती है, सजीव में वृद्धि पाई जाती है। दूसरी चीज कि सजीव जो होते हैं वो गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन निर्जीव जो है स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा नहीं सकता है। अब मेज को जहाँ रख देंगे तो वहीं पड़ी रहेगी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। लेकिन एक छोटा सा बालक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो बालक को अगर कहीं बिठा दिया जाता है तो क्या करता है, वो धीरे धीरे गति करने लगता है, गमन करता है, उस स्थान से हटकर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो दो अंतर मिल गया कि सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीव वृद्धि नहीं करते। सजीव गति करते हैं, गमन करते हैं, और निर्जीव गति या गमन नहीं करते। और तीसरी जो होता है कि सभी सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं, मतलब भोजन करते हैं। वो चाहे बकरी हो, चाहे खरगोश हो, चाहे हम मनुष्य स्वयं क्यों ना हो, सभी सजीव क्या है, वो भोजन करते हैं। लेकिन किसी पत्थर को या किसी ईंट को या किसी कुर्सी मेज को आपने भोजन करते हुए नहीं देखा होगा। तो ये मूलभूत कुछ अंतर हैं जिसकी सहायता से हम सजीव और निर्जीव के बीच के डिफरेंस को पहचान सकते हैं कि ये सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। और अध्याय है जैसा कि जैव प्रक्रम, जैविक क्रियाएं जिसको कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक ही समय में कई प्रकार की क्रियाएं घटित होती रहती हैं। एक ही समय में कई प्रकार की क्रियाएं घटित होती रहती हैं। जैसे भोजन कर रहे हैं तो पोषण भी हो रहा है, सांस भी ले रहे हैं, श्वसन भी हो रहा है, फिर उसका पाचन हो रहा है, फिर उत्सर्जन भी हो रहा है, कुछ पसीने के रूप में, किसी न किसी रूप में अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन भी हो रहा है, गति भी कर रही है, गमन भी हो रहा है। तो बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं मनुष्य के अंदर एक ही समय में गतिमान रहती है, इसलिए इसको जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं कहते हैं। मूलभूत क्रिया होती है जो किसी मनुष्य के लिए, किसी पादप या जंतु के लिए जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होती है। अगर ये क्रियाएं किसी प्रकार से बाधित होती हैं तो मनुष्य की दैनिक क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो सकता
है या हो जाता है। तो देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। ये सजीव अपनी क्रियाओं द्वारा या सजीव अपनी क्रियाओं द्वारा सजीवता को प्रकट करता है। सजीव के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने जो है सजीव है या निर्जीव है। तो सजीव क्या है कि जिन क्रियाओं द्वारा सजीव जिन क्रियाओं द्वारा अपनी सजीवता को प्रकट करे, अपने जीवित होने के प्रमाण को प्रस्तुत करे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब अगर वो सजीव होगा तो हिले डुलेगा, सांस लेगा, भोजन करेगा, सारी क्रियाएं करेगा, वृद्धि करेगा। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं सभी क्या हैं, जैव प्रक्रम है। सजीव अपनी सजीवता को प्रकट करने के लिए जिन क्रियाओं को करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सजीव अपनी सजीवता को, अपने जीवित होने के प्रमाण को जिन क्रियाओं द्वारा प्रकट करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं द्वारा सजीव जो है अपनी सजीवता को व्यक्त करता है, प्रकट करता है कि हाँ हम सजीव। तो जितने भी सजीव हैं पोषण करेंगे, श्वसन करेंगे, परिवहन करेंगे, उत्सर्जन करेंगे और परिसंचरण भी करेंगे। तो सारी क्रियाएं जितने भी सजीव के अंदर हमें दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं, सभी क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। या फिर कहें सजीव अपनी सजीवता को बनाए रखने के लिए जिन क्रियाओं को करता है दैनिक जीवन में उसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। अब चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे सांस ले रहा हो, चाहे गमन कर रहा हो, और चाहे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना हो, ये सारी क्रियाएं जो है किसी न किसी सजीव के अंदर घटित होती रहती हैं। तो इसमें पढ़ना है हमें पौधों एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़नी है। तो पहला है इसमें पौधों एवं जंतुओं में पोषण, तो पहले समझते हैं पोषण क्या है। पोषण पहला है इसमें पोषण। पोषण क्या है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, सामान्य दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम अपने शरीर के विकास के लिए, वृद्धि के लिए जो कुछ भी खाते हैं,
सब क्या है? वो पोषण है। भोजन को खाना, भोजन को ग्रहण करना अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए वो क्या है? पोषण। या नहीं ऐसी चीज़ें हम खा लें जिससे शरीर को नुकसान पहुंच जाए या शरीर किसी तरह से बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसे पोषण नहीं कहेंगे, उसको कुपोषण की संज्ञा दी जाती है। ऐसा भोजन किया जाए जिससे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाए, रोग उत्पन्न हो जाए, तो वो कुपोषण होगा, पोषण नहीं होगा। पोषण के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं खाद्य पदार्थों को रखेंगे कि जिसके सेवन से शरीर में विकास हो, शरीर रोग रहित रहे, शरीर हष्ट पुष्ट रहे। तो वो जो कुछ भी हम खाएंगे इसके लिए वो सब क्या होगा? पोषण होगा। तो सजीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना या ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सजीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना या ग्रहण करना पोषण कहलाता है। सजीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना पोषण कहलाता है। जितने भी सजीव हैं, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, अगर वो भोजन को प्राप्त कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब तात्पर्य यही है कि वो पोषण कर रहा है। और अगर कोई सजीव ऐसा है जिसको भोजन प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसके तात्पर्य ये होगा कि वो पोषण कर पाने में असमर्थ है, वो पोषण नहीं कर पा रहा है। तो पोषण का सटीक डिफिनेशन, परिभाषा यही होगी कि सजीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना या ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब पादप और जंतु की बात आ जाती है कि सिलेबस में ये पौधों एवं जंतुओं में पोषण है। पौधों एवं जंतुओं में पोषण है। तो पौधे और जंतुओं के पोषण में अंतर होता है और उस अंतर को हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण समझ में आ गया होगा कि सजीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना या खाना या ग्रहण करना, ये क्या है? पोषण है। लेकिन अब हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये कौन चीज़ है जिसके लिए हमें पोषण करने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसी को समझना है कि पोषण की आवश्यकता क्या है। पोषण की आवश्यकता। तो हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ क्रियाएं करते हैं। वो चाहे साइकिल चलाना हुआ, चाहे कोई घर का कार्य हो गया, चाहे कोई खेती संबंधित कार्य हो गया, तो उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा जो है हमें पोषण से ही प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। तो इसलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी क्या होता है, हमारे शरीर में शक्ति और सामर्थ्य बना रहे निरंतर, इसके लिए आवश्यक है कि हमें पोषण करना पड़ेगा। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्योंकि अगर कोई कार्य करना है तो कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होगा, पोषण से ही प्राप्त होगा, और किसी तरीके से वो प्राप्त नहीं होने वाला। दूसरा है कि अगर हम अच्छा पोषण करते हैं तो हमारे शरीर जो होता है वो रोगों से सुरक्षित रहता है। अगर भोजन ठीक तरीके से नहीं ग्रहण किया जा रहा, नहीं खाया जा रहा है, शरीर के ऊपर जाता है, इसलिए शरीर की रोगों से
सुरक्षा के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। शरीर की रोगों से सुरक्षा के लिए शरीर की रोगों से सुरक्षा के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा, शरीर की वृद्धि, अगर हम भोजन करेंगे तभी हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारे शरीर का विकास होगा। अगर हम भोजन नहीं करेंगे, पोषण नहीं करेंगे, तो शरीर की वृद्धि या विकास जो होती है वो बाधित हो जाती है, रुक जाती है और लंबाई रुक जाती है। तो शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, चौथा, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने के लिए। तो ये आवश्यकता के 4 कारण बता दिए गए हैं कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दैनिक जीवन में हम कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें पोषण से ही प्राप्त होगी। दूसरा है, रोगों से सुरक्षा के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, अगर हमारे शरीर की वृद्धि करनी है तो उसके लिए भी हमें पोषण करने की आवश्यकता पड़ती है, भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है, अगर शरीर में कहीं टूट गया है, कोई हड्डी टूट गया, कुछ नई प्रकार की व्याधि है, तो उसके लिए भी डॉक्टर विशेष प्रकार के भोजन को खाने के लिए सलाह देते हैं। अब जैसे शरीर में खून की कमी है तो उसके लिए अलग भोजन बताएंगे। अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए परहेज बता देते हैं कि आप ये चीज़ें ना खाइए। जैसे किसी को शुगर है, डायबिटीज है शरीर के अंदर, तो उसको डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप शुगर, मीठी वस्तुओं का सेवन करना बंद कर दीजिए, जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उससे भोजन को करने से बचें। तो ये 4 कारण बता दिए गए हैं, जैसे पोषण की आवश्यकता के 4 कारण बता दिए गए हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की रोगों से सुरक्षा के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए, और शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है। अब अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि पोषक तत्व क्या होते हैं और पौधों एवं जंतुओं में पोषण किस तरह से होता है।